चलिए, और हम लगातार बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमने पहुंचे हैं, जो बहुमत हमने एनडीए को दिया है, तो आखिर उस आंकड़े तक हम कैसे पहुंचे हैं, राज्यभर हम चर्चा कर रहे हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बीजेपी की लहर जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। किरीट सोमैया जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सांसद हैं। किरीट जी, क्या आपका इंटरनल आकलन भी यही इशारा करता है या कुछ फेरबदल कहते हैं आपके आंकड़े? किरीट सोलंकी जी। मैं समझता हूं कि गुजरात में जो आपके रुझान के आंकड़े बता रहे हैं, जो आपके एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, करीबन 290 के आसपास दिखा रहे हैं और गुजरात में करीबन 4 से 2 सीट कम आ सके ऐसा आप लोगों का आकलन है जी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात की स्थिति से हम भली भांति हम जानते हैं। गुजरात में चाहे अहमदाबाद हो या पूरा गुजरात हो, इस प्रकार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गुजरात के ही सपूत नरेंद्र भाई मोदी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2 मुद्दा है, बाकी हमारा नेतृत्व नरेंद्र भाई का नाम का है, सबका साथ चुनाव खत्म हो गए। मैं आपसे कह रही हूँ कि 26/26 आपने हासिल किया। अगर आज 2 से 4 सीटें, मान लीजिए 4 सीटें ही अगर कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं, आपका वोट शेयर अगर कम हो रहा है, तो क्या गुजरात में बीजेपी से कुछ ही सही मोहभंग हो रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल की, सरकार बनाई, लेकिन उस दमखम के साथ नहीं जैसा पहले आकलन है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। जी जी नहीं, आपका आकलन से मैं सहमत नहीं हूँ। गुजरात में आज स्थिति ऐसी है कि 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में 26 की 26 सीट आने वाला है। और मैं आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि कुछ सीटें हैं, चाहे अहमदाबाद की हो, चाहे वडोदरा की हो, चाहे सूरत की हो, चाहे राजकोट की हो, उस सीटों में हमारे पहले जो हमारे सांसद चुन के आए थे, उनसे वोट शेयर में भारी उनमें वृद्धि होने वाली है और उनका जो लीड है बहुत ही बढ़ने वाला है। गुजरात की एक भी सीट जाने वाली नहीं है। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। चलिए, तो 26 की 26 सीटें आने का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में नतीजे बिल्कुल सत्ता तो पाई थी, लेकिन उस सम्मान के साथ नहीं जिस तरह से गुजरात से अगर आपके नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आते हैं। जी, गिरिजा शंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। गिरिजा शंकर जी, ऐसे कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जी ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां पर केंद्र में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन कांग्रेस की सरकार जहां पर होती है वो फिर भी केंद्र में ज्यादा सीटें नहीं ला पाती? नहीं, हमारी जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो 2019 का जो चुनाव है वो बीजेपी ने 2000 और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किरीट जी, एक बार आ रहे हैं, गिरिजा जी से सवाल है। और राज्यों से सहकार नहीं मिलता है। हेलो जी जी जी, गिरिजा जी आप बात पूरी करें। जी जो 2014 का चुनाव था और 2019 का चुनाव है, उसमें एक बुनियादी फर्क ये है कि तब बीजेपी विपक्ष में थी और उसके पास आरोप लगाने के लिए और सरकार पर हमला करने के लिए बहुत मौके थे और उसका उसने भरपूर फायदा उठाया 2014 में। वो जो आक्रामकता थी वो 2019 में चुनाव की रणनीति और आक्रामकता वही रहते हुए भी उसकी डेंसिटी कमजोर रही, क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार में 5 साल से है और अब उसको 5 साल के अपने कामकाज का हिसाब किताब भी देना है। आप देखेंगे कि बीजेपी ने बहुत सतर्कता के साथ में कोशिश ये किया उसने 2019 के चुनाव में कि चुनाव का एजेंडा है वो बीजेपी तय करे। यदि ये एजेंडा विपक्ष तय करता तो जवाबदेही बीजेपी की बढ़ जाती और शायद है कि जो अनुमान अभी एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं वो उससे कुछ डिफरेंट होते, लेकिन एजेंडा जो है वो बीजेपी ने तय करने की कोशिश की और इसका उसको लाभ मिल रहा है। कुर्बान अली जी, जो बीजेपी चाहती थी अपने टर्फ पे लाकर खेला, यानी जो विकास का मुद्दा था, जो बेरोजगारी का मुद्दा था या फिर राफेल डील का मुद्दा था, सारे मुद्दे जो हैं आपने गायब कर दिए और उसके बाद सिर्फ मोदी के साथ और मोदी के खिलाफ, इस पर आप चुनाव ले आए, ये नैरेटिव सेट कर दिया आपने। आप इत्तेफाक रखेंगे? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और यही नरेंद्र मोदी का अचीवमेंट है।
और ये कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों को सोचने का वक्त है कि वो क्यों उन सारे मुद्दों को, जो किसान के अनरेस्ट का मामला था, खेती किसानी का संकट था, बेरोजगारी का संकट था, नौजवान का संकट था, वो सब पीछे चले गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि इस वक्त राष्ट्र की का मसला है और राष्ट्र का संकट है और वो सबसे बड़ा संकट है, उस पर लोगों ने यकीन किया उत्तर भारत में। दक्षिण में तो पार्टी वो नहीं लड़ी, लेकिन उत्तर भारत के लोगों में और ख़ास करके पश्चिमी, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है, वहाँ के मतदाता ने एक मुश्त ये फैसला किया। और अगर 26 में से 26 सीटें बीजेपी हासिल करती है, आपका सर्वे तो 1-2 शायद कांग्रेस को दे रहा है, अधिकतम 4 सीट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कोई सीट जीत पाएगी। राजस्थान में शायद जीत पाए, लेकिन गुजरात में जीत पाएगी ऐसा मैं नहीं मानता। अभिलाष जी, जीएसटी, नोटबंदी, सब पे तो विधानसभा चुनाव पहले ही हो चुका था। गुजरात के जितने भी मुद्दे थे वो हम पहले ही डील कर चुके थे। लोकसभा में भी कांग्रेस उन मुद्दों को आगे नहीं ला पाई। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस, जैसे गिरिजा शंकर जी कह रहे थे कि जो एजेंडा था वो तो सेट किया बीजेपी ने, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कांग्रेस ने भी मुद्दे बहुत तेजी से उठाए थे, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो। राफेल का मुद्दा वो अच्छे तरीके से लाए, नहीं लाए, किसानों के मामले में लाए, बहुत सारे मुद्दे, लेकिन उन मुद्दों को भी ओवर पावर करने की जो टेक्निक या आर्ट या साइंस था, वो मोदी जी ने बहुत प्रभावी रूप से लाया था और उसके जरिए उन्होंने इन सारे मुद्दों को पीछे कर दिया। लेकिन ये तो राजनीतिक नैरेटिव था। लेकिन क्या पब्लिक के दिमाग में से ये मुद्दे गायब हो गए थे? क्या पब्लिक को ये लग नहीं रहा था कि जीएसटी, मेरे कई व्यापारी मित्र लोग हैं, वो कह रहे कि जीएसटी के कारण हमको बहुत दिक्कत हुई। तो आपको याद है कि जीएसटी में कई सारे अमेंडमेंट्स भी लाए, गुजरात इलेक्शन के पहले भी लाए वहां पर। तो इसके बाद में जो स्लैब्स में बदलाव लाए या उसके, लेकिन डीमोनेटाइजेशन से जो नुकसान हुआ था वो भी पब्लिक को समझ में आया। लेकिन लोगों को लगा कि ये डीमोनेटाइजेशन वाला जो मूव है वो मोदी जी ने ब्लैक मनी होल्डर्स के खिलाफ लाया। तो लेकिन गुजरात में व्यापारी रहता है सबसे ज्यादा, वहाँ पे सब 99 सीट लाके बता दी थी पिछली बार, बता दी थी। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, जीएसटी भी मुद्दा था, डिमोनेटाइजेशन भी था, लेकिन गुजरातियों में गुजराती अस्मिता बहुत ज्यादा होती है। विदेशों में भी जाओ, एक गुजराती आता है, वो अपने अंदर सारे गुजरातियों को नौकरी देता है, भरता है। इस बात को यदि आप देखेंगे तो ये केरल में भी इस तरीके की बात होती है, तमिलनाडु में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, ये गुजरात में भी होती है। लेकिन गुजरात में थोड़ा सा ज्यादा प्रोफाउंड तरीके से दिखता है और उसमें गुजराती अस्मिता को इस बार देखो, पहली बार भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है या किसी पार्टी में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष दोनों एक ही राज्य से आए हैं, तो निश्चित रूप से वो अस्मिता है वो डबल हो गई। लेकिन क्या कारण था कि 2 ही साल पहले हुई विधानसभा के चुनाव में जब वहां पर उन्होंने 150 सीट का टारगेट रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 99 तक सिमट गया। तो वहां कांग्रेस दिखाई भी दे रहा है 2014 में मोदी वेव की बात कर रहे थे हम, उससे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई। तो गुजरात पर चर्चा कर रहे हैं उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ बने हुए। उमाकांत जी, गांधीनगर सीट ऐसी है जिस पर भी चर्चा बहुत ज्यादा इस बार होनी है। 26 सीटों में से 4 सीटें भले ही गिर जाएगी, लेकिन फिर भी गुजरात वो जगह होगी जहां से डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता था, उसे रोकने की कोशिश में कामयाब रही बीजेपी। देखो, मोदी जी एक जो है ना फुल टाइम पॉलिटिशियन है, दिन के भी हैं और रात के भी हैं। और जो अब तक जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, प्रधानमंत्री, वो 2-2, 4-4 घंटे राजनीति करते हैं, बाकी लोग अपना काम करते हैं, परिवार देखते हैं। मोदी जी वो शख्स हैं भारत की राजनीति के कि जो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील करने के खिलाड़ी हैं। उन्होंने गुजरात में जो मुख्यमंत्री के तौर पर हर बार जब एंटी इनकम्बेंसी चुनाव के 3-4 महीने पहले होती थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे उसको तब्दील करना है, इस कला में वो माहिर हैं। और देखिए कि गुजरात से वो दिल्ली आने के बाद, जबकि जो नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में दे दिया था वो उनकी तरफ पारंगत नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, उनका वो कद नहीं था प्रदेश की राजनीति में। तो ये माना जा रहा था कि इस बार जो है मोदी क्योंकि दिल्ली आ गए हैं तो पूरी डायनेमिक्स स्टेट के चेंज हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी भी कुछ कसरत कर रही थी पुराने खिलाड़ियों को मैदान में उतार के, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो गुजरात में मोदी जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और उसके बाद 2014 के बाद 2 साल पहले जो स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ, वहां उन्होंने मात खाई। अब जो हालात हैं, जो एग्जिट पोल के हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो संगठन है, जो माइक्रो मैनेजमेंट है और जो कारपेट बम्बिंग बीजेपी के एक्सपर्ट्स जो हैं, जो कारपेट बम्बिंग इलेक्शन की पूरी प्रोसेस में करते हैं, और वो चूंकि
गुजरात प्राइड के प्रतीक हैं निश्चित रूप से, और उनकी जो तैयारी है, उनके जो संसाधन है, उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नहीं ठहरती और लगातार विपक्ष में है, डिमोरलाइज है, उसके पास वर्कर कैडर और जो एक किस्म से जो भाजपा की एकदम यानी एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की अब फिर से जरूरत आ गई है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, मुद्दे हैं जहां पर फिर से स्ट्रक्चर करने की जरूरत सोचनी पड़ेगी। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब तक जो लड़ी है, अब तक का बहुत अच्छा लड़ी है, बहुत बेहतर लड़ी है, तो शायद उस पर भी बात करने की जरूरत है कि कमी अगर रह गई, अगर ये बहुत अच्छा और बहुत बेहतर था और आपने अपना तुरुप का इक्का भी छोड़ दिया था, तो फिर भी अगर ये नतीजे हैं तो फिर कमी कहाँ रह रही है।